बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। नाज़रीन, भारत में जब से नरेंद्र मोदी और बीजेपी बरसर इक़्तिदार है, हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज़म, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। भारत में ना मुसलमान महफूज हैं, ना ईसाई महफूज हैं, ना सिख महफूज हैं। इवन लो कास्ट हिंदूज भी मौजूदा भारतीय हुकूमत के होते महफूज नहीं। क्या वजह है इसकी? क्यों अवाम इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे? इसको प्रोग्राम के हिस्से में डिस्कस करेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि मणिपुर में हालात बदस्तूर कशीदा होते जा रहे हैं। सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, हजारों अफराद जख्मी हैं, हजारों अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। हुकूमत खामोश तमाशाई है और हुकूमत फौज के जरिए, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए मणिपुर के लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रही है। मकसद सिर्फ यह है कि उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। और यह सिलसिला सिर्फ मणिपुर की हद तक महदूद नहीं है। कश्मीर में रोज इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, अब पंजाब में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। इसको कांग्रेस कैसे देख रही है, प्रोग्राम में इसको भी डिस्कस करेंगे। और फिर अब हमने देखा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत में लोगों की सोच और अप्रोच थोड़ी सी मुख्तलिफ नजर आ रही है। कर्नाटका के इलेक्शंस के अंदर बीजेपी को भारी शिकस्त हुई और कांग्रेस वहां पर बड़े मार्जिन से कामयाब हुई। तो क्या अगले इंतखाबात के अंदर बीजेपी, जिसकी कारकर्दगी सिफर है, वो फिर पुलवामा जैसे किसी ड्रामे का सहारा लेने की कोशिश करेगी, फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश करेगी? इसको भी डिस्कस करेंगे। तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ भारत से मौजूद हैं मोहम्मद सादिक साहब, रुकन है भारतीय लोकसभा के, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनका ताल्लुक है। सादिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे मिजाज है? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? शुक्र है मालिक का। सादिक साहब, सबसे पहले बताइएगा, अभी हमने देखा कि राहुल गांधी साहब ने एक जो है वो अमेरिका के अंदर खिताब के अंदर बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि मोदी कैन कंफ्यूज गॉड, मोदी गॉड को भी कंफ्यूज कर सकते हैं और मोदी जहां पर जाते हैं हर शख्स को टीच करने की कोशिश करते हैं। यह रवैया कब खत्म होगा भारतीय वजीर आजम का? देखिए, जो राहुल गांधी जी हैं वो बहुत ही, एक तो तालीम याफ्ता है, एक शहीद परिवार से ताल्लुक रखते हैं, एक वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रधान रहे हैं। उनके पास एक तजर्बा है। तजर्बा ये है कि लोगों को प्रशासन कैसा चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो संविधान बना हुआ है वो सबके लिए बराबर का है और सबको बराबरता देता है। तो राहुल गांधी जी ने एक ही बात में, अपनी एक ही भारत यात्रा में, भारत जोड़ो, ऐसी यात्रा थी जिसने भारत के लोगों के दिल में एक उम्मीद पैदा कर दी है, एक आस की किरण जगा दी है कि वाकई हमें जो इस वक्त की जो हुकूमत है वो हमें दुफाड़ कर रही है, वो हमारे में जितने भी लोग हैं इख्तलाफात पैदा कर रही है। लेकिन एक ही नेता है श्री राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, क्योंकि भारत में बहुत ही बरादरियां हैं, बहुत ही जातें हैं, बहुत से संगठन हैं, बहुत सी मतलब धर्म हैं। तो इसलिए बहुत वर्षों से यहाँ एक जगह वो लोग रहते हैं और आपस में प्यार भी है। इसको हम गंगा जमनी प्यार बोलते हैं, गंगा जमनी अपने बोलते हैं जो इतिहास में। तो मैं समझता हूँ जो ये हमारा इतिहास है वो हमें एकता सिखाता है। जो हमारा इतिहास है वो हमें मोहब्बत, प्यार, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध भी हुए हैं जिन्होंने दुनिया को अहिंसा का सबक दिया। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गांधी जी का ये देश है, महात्मा गांधी जी का, तो राहुल गांधी जी उस रास्ते पर चलकर सब लोगों को इकट्ठा भी कर रहे हैं और बल्कि कर दिए हैं। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी जो इलेक्शन हुआ कर्नाटका में, जी हाँ, कर्नाटका में, उसमें लोगों ने ये बता दिया कि भारत जोड़ो यात्रा एक वो यात्रा है जो भारत को एक रख सकती है और भारत की तरक्की हो सकती है। अच्छा, तो मैं इतना ही कहूँगा। सदीक साहब, आपने जो बातें की, राहुल गांधी साहब बड़ी प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ चलते हैं और वैसे तो भारत के अंदर जिस तरह आपने कहा कि मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग जो है वो रहते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ कभी रवैया बहुत मुनासिब नहीं रहा भारत के अंदर। लेकिन बीजेपी जब से इक़्तिदार में आई है उसके बाद तो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के वाक़यात हों,
मुसलमानों को थ्रेट करना हो, मुसलमानों की आबादी को निशाना बनाना हो, बीजेपी उससे पीछे नहीं हटती। फिर जो लोग उसमें मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन हम कांग्रेस के दौर में देखें तो कांग्रेस के दौर में कंपैरेटिवली हालात बहुत बेहतर होते हैं। तो बीजेपी क्यों इस तरह के वाकयात को हवा देती है? देखिए, कांग्रेस की बात यह है कि जब कांग्रेस यहाँ पे मतलब हिंदुस्तान में ज़ेरे क़यादत थी, तो उस वक्त क्या था कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर साहब भी रह चुके हैं, उपराष्ट्रपति अंसारी साहब रह चुके हैं, और जो हमारे बहुत ही साइंसदान थे श्री अब्दुल कलाम जी, वो भी रह चुके हैं। और एक और राष्ट्रपति से मैं सॉरी इस वक्त भूल रहा हूँ, नाम भूल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है क्या ब्राह्मण, क्या मुसलमान और क्या एससी, क्या पछड़े, क्या मतलब यहाँ पर जो कांग्रेस का जब राज था तो सब लोग बराबर में थे। अभी से जब से ये बीजेपी का राज हुआ है तब से कुछ हालात बिगड़े हैं, और मैं समझता हूँ उन हालात के बारे में कभी भी प्रधानमंत्री जी ने जुबान नहीं खोली है, और ये बहुत बुरी बात है। देश का मालिक हो, देश को चलाने वाला अपने आप को कहे भी मैं सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर हूँ, और उसके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी दिन भर यही ढोल पीटते रहे कि ऐसा प्रधानमंत्री पहले कभी नहीं था। तो मैं समझता हूँ वो ऐसी बातों के लिए, जबकि अभी अभी जो इस वक्त जो चल रहा है, देश का नाम ऊंचा करने वाली महिलाएं जो पहलवान थी उनको सड़कों पर घसीटा गया, उनको मतलब जो आंदोलन होता है, जो मांगे रखते हैं लोग, वो उनको बंद कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत, जब प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते तो जो नीचे के लोग हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं। चाहिए तो प्रधानमंत्री जी को कि भाई वो एक बार कहें कि ऐसा मत करो, वो एक बार कहें कि कानून को अपने हाथ में मत लो, वो एक बार कहें कि भाई सब बराबर हैं, जिनका जो हक बनता है उनको दो। तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जुबान नहीं खोलते। मैं प्रधानमंत्री जी को मैं तो एक ही लक़्ब दे सकता हूँ उनको कि वो इलेक्शन में शिर्री हैं, इलेक्शन जहाँ भी हो वो वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन आपके ख्याल में ये बड़ा सेंसिटिव मामला है मुसलमानों के हवाले से, फिर सिख्स के हवाले से, और तो आपके ख्याल में क्यों नरेंद्र मोदी जी वो क्यों इस तरह के वाकयात के ऊपर ज़बान नहीं खोलते? बतौर वज़ीर आज़म ये उनका फ़र्ज़ है कि वो उन लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ दिलवाएं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बीजेपी के साथ एसोसिएटेड जो लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, वो मुसलमानों के घरों को मिसमार करते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं, वहाँ पर कानून भी खामोश हो जाता है। देखिए, बात यह है, बोलना तो उनको चाहिए जो उनके पड़ोसी हैं। मुझे एक शेर याद आता है, मुझे ये मालूम नहीं किसने लिखा है, लिखा बहुत अच्छा है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। वाह। तो क्या है, जब आप फूट डालते हैं, जब आपको सबको अलग-अलग कर देते हैं तो लोग तमाशा देखते हैं, किसी के हक में कोई बोलता नहीं, आवाज नहीं निकालता है। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है, लोगों में जागृति आई है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं और इस हुकूमत के खिलाफ वो आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी हमारी जो बेटियां धरने पर बैठी थी, महिलाएं जो पहलवान हैं, जी, जब देखा कि जो देश का झंडा दुनिया में बुलंद करके आई है, मैडल लेकर आई है, उनकी बात सुनी जाती। मुझे सुन रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि जो हिंदुस्तान का जो परचम दुनिया में लहराकर आई हैं और वहां से गोल्ड मेडल लेके आई हैं, जब कोई ऐसी दशा है तो आम लोगों की क्या हालत होगी। तो आपने दूसरी दफा, आपने सदीक साहब दूसरी दफा जिक्र किया, आपने ये
देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उन लोगों का क्या स्थान होता है, उन लोगों पर अगर कोई मुसीबत हो, उन लोगों की अगर कोई शिकायत हो तो मैं उसको दूर करूं और या दूर करवाऊं, ये प्रधानमंत्री का फर्ज बनता है। लेकिन लेकिन वो अपने फराइज से बिल्कुल गाफिल है ना। उनके बारे में तो उनके गवर्नर कह चुके हैं कि इनको पता ही कुछ नहीं है। आप बताइएगा, आपने ये दूसरी मर्तबा रेसलर्स का जिक्र किया, ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के इल्जामात हैं, बीजेपी खामोश है। और हमने देखा कि उन्होंने गुज़िश्ता साल भी एक रेसलर को भरे मजमे के अंदर चपेट दाग दी, और वो इस तरह के वाकयात के हवाले से, इस तरह के स्टेटमेंट्स को लेकर बड़े मशहूर हैं। क्यों बीजेपी अपने इलेक्टेड लोगों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही, और एक शख्स जिसके ऊपर छोटा इल्जाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्जाम है सेक्सुअल हरासमेंट का, बीजेपी की हुकूमत उसके ऊपर भी खामोश है, उसके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, और मैसेज ये दे रही है कि बाकियों ने जो करना है कर लो, हम लोग अपनी मनमानी करेंगे और हम किसी तौर पीछे नहीं हटेंगे। कोई बात नहीं, इसका उनको सत्ता मिल जाएगा, इसका वो अंजाम भुगतेंगे, क्योंकि जनता का राज है। जो यहाँ पर आपको मालूम है कि डेमोक्रेसी है, लोगों का राज है। जब वक्त आता है लोग उस वक्त चुकन्ने हो जाते हैं, और इस वक्त कोई बोल नहीं सकता जब तक इन लोगों का पीरियड है। तो मैं समझता हूँ जब ये समा आ जाएगा, जब ये वक्त आएगा, तो लोग अपने आप इनको सही दिशा में ले जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं सरिक साहब, ये जो कर्नाटका का इलेक्शन है, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तो उससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कांग्रेस की हवा है वो पूरे भारत के अंदर बदलती हमें दिखाई दी, अवाम का जो माइंडसेट है वो तब्दील होता दिखाई दिया, जो एक्सट्रीमिज्म और पोलराइज्ड सोसाइटी मोदी ने बना दी, बीजेपी ने बना दी, उससे लोग उकताए हुए में दिखाई दिए, और कर्नाटका के इलेक्शंस जो है उसके अंदर कांग्रेस ने बड़ी फतह भी हासिल की। आप समझते हैं कि आने वाले जो अगले इलेक्शंस हैं उसके अंदर भी इसी तरह का रिस्पांस अवाम भारत की देगी, और बीजेपी वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी? देखिए, मैं जो आखिरी बात होती है ना, मैं वो कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि कभी भी बीज नाश नहीं होता है। मुंह दिखाने के काबिल की बात तो मैं इतना ही कहूंगा कि अभी भी लोग इन पर उंगली उठाते हैं। देखिए, ये सीधी सी बात है, जिस आदमी को जो अच्छा लगता है वो कर रहा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए, प्रधानमंत्री जी को चाहिए, अगर कोई बुरा कर रहा है तो उसको रोक दे, कानून वहां पर कानून बरता जाए, और कानून में उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जितनी कानूनन सजा बनती है। तो मैं समझता हूँ वैसे बीजेपी ने एक जिद ठान ली है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। ये जब इनकी बात ये है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, तो अब जब इलेक्शन आएगा तो लोग भी यही कहेंगे कि हम आपकी नहीं सुनेंगे। ये बात सामने आने वाली है, क्योंकि मैं पब्लिक में रहता हूँ, मैं देहात में रहता हूँ, और देहात के लोगों की बातें सुनता हूँ। एक देहात की बात नहीं, अवाम की बात, क्योंकि मेरा जो एरिया, मेरी ये कंस्टिट्यूंसी है वो देहात, उसमें बहुत ज्यादा है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो यही बात सुनता हूँ। ये जब लोग उनके सामने जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि आप लोगों की नहीं सुनते, सिर्फ मन की बात अपनी सुनाते हैं, लोगों की सुनते नहीं है, तो इसलिए अब हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो मैं समझता हूँ लोग इनको जवाब देंगे, लोग इनको सबक सिखाएंगे। अच्छा, आपने बात की डेमोक्रेसी की कि भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है। हमने देखा कि चंद रोज कबल नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह किया नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का, लेकिन उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के इफ्तिताह के मौके पर बड़ी जमातों ने बाइकआउट किया। उस बाइकआउट की क्या वजह है? बाइकआउट की वजह यह है, एक ही डिमांड थी कि यहाँ के जो सुप्रीमो हैं, जो सुप्रीम है डेमोक्रेसी के, वो राष्ट्रपति जी हैं। आप प्रेसिडेंट साहब से ये उद्घाटन करवाइए, वाइस प्रेसिडेंट साहब को बुला लीजिए, उनसे करवा दीजिए, क्योंकि वो मुल्क के सुप्रीम वही है। ये जो हमारी लोकसभा है और राज्यसभा है, मेरा मतलब है पार्लियामेंट और राज्यसभा जो ये हैं, इनके प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम है, तो उनसे कीजिए। लेकिन
मोदी साहब को फोटो खिंचवाने की आदत है। वो सोचते हैं अगर कोई मुझसे बड़ा आ जाएगा तो मेरी फोटो पीछे रह जाएगी। ऐसा है जो मैं समझता हूँ। मैं तो एक गांव का रहने वाला हूँ। फोटो खिंचवाने, फोटो सेशन का आप जी को बहुत शौक है, पीएम साहब को। वो फोटो चाहते हैं कि जब मैं हूँ तो कैमरे के सामने और कोई ना हो, सिर्फ मैं हूँ। अच्छा तो अच्छा, आपने करते हैं। आपने आपने बात की कि उनको फोटो खिंचवाने का शौक है। उनकी हुकूमत के दीगर वुज़रा को भी बड़े अजीब अजीब शौक हैं और वो हर वक्त जो है वो न्यूज़ में रहने की कोशिश करते हैं। चंद रोज़ कबल हमने देखा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट था उसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब आए तो जिस तरीके से ट्रीट किया गया इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से, हमने देखे कि कांग्रेस हमेशा अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिशमंद होती है अपने नेबर्स के साथ, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ट्रीट किया बिलावल साहब का बड़ापन है कि वो बावजूद इसके जो प्रोपेगेंडा हुआ वो भारत आए और उस समिट के अंदर भी उन्होंने शिरकत की। लेकिन जो बीजेपी का रवैया था, आप समझते हैं कि डॉक्टर जयशंकर को ये सूट करता है जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी? देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये समझता हूँ कि वो समझते हैं जो कुछ हम कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, वो बिल्कुल सही है। हमारे ऊपर कोई उंगली उठाए ना उठाए, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है। इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। आखिर में बताइएगा सरीक साहब, अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी हालात भी बहुत बेहतर नहीं है। मणिपुर के अंदर हालात बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और वहां पर अमित शाह के जाने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हो रहे। हजारों हलाकतें हो चुकी हैं, हजारों अफराद नकल मकानी कर रहे हैं, हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे। बीजेपी क्यों लोगों के मुतालिबात को तस्लीम करने को रजामंद नहीं है और क्यों वहां पर भी नस्लकुशी पर तुली हुई है, और कांग्रेस का इसके ऊपर क्या टेक है बतौर जमात? देखिए, मैं आपसे एक ही दरखास्त करता हूँ, एक ही बात आपको कहता हूँ, वो ये है कि नई चीज का हर आदमी को शौक होता है। ऐसे ही हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको नई हुकूमत का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन जब उन्होंने देख लिया, एक बार देख लिया और 2 बार देख लिया, अब वो जितना शौक था वो पूरा हो गया। वो पूरा हो गया है और अब वो शौक मर गया है जी। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो हुकूमत की जो नीति है, जो हुकूमत जैसे चला रहे हैं, वो लोगों को फाड़ रहे हैं, लोगों को तूफान कर रहे हैं। इसलिए कहीं भी झगड़े हो जाते हैं। क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है वो तो बहुत ही निंदनीय है जी। वहां पर 30-40 लोगों की मृत्यु हो गई, मतलब मौत हो गई है। अब तो 70 से भी ज्यादा लोग हो गए जी, अब तो 70 से भी ज्यादा लोग हो गए। हाँ जी, मतलब बहुत ज्यादा लोग मरे हैं, बेकसूर मरे हैं, जिनका कसूर कोई नहीं था। बहुत सारे घर जला दिए गए हैं, लोग बेघर हो चुके हैं। हाँ जी, तो मेरे कहने का मतलब है हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन देखते हैं, इलेक्शन के लिए घूमते हैं, इलेक्शन के लिए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ कि अप्रैल 12 का मैंने अखबार देखा है जिसमें हमारे होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार 300 सीट लेकर आएगी। देखिए, अभी 13 महीने रहते हैं इलेक्शन में जी। अभी से सब कुछ छोड़कर, मणिपुर की चिंता छोड़कर, अजी सब, और मुल्क की चिंता छोड़कर, महंगाई की चिंता छोड़कर, अजी ये जो कुछ हो रहा है उसकी सब, मेरे कहने का मतलब है वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब की बार हम 300 मेंबर लेकर आएंगे। तो जो इनका ध्यान केवल और केवल एक ही बात है कि इलेक्शन में रहता है। तो आप समझते हैं कि जिस तरह इन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल जो कुछ झूठे ढोंग रचाए और उनको फिर पब्लिसाइज इस तरीके से किया कि उनकी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इलेक्शन, उनकी जो झूठ थे वो उनके इलेक्शन जीतने के अंदर भी बुनियाद बने, अभी भी आपको लगता है क्योंकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मोदी की हुकूमत करवाएगी, कोई कश्मीर में ऐसा सानहा करवाएगी जिसके बाद वो हमदर्दी का वोट भी ले सके और कारकर्दगी चूंकि सफर है तो एंटी पाकिस्तान वोट भी कैश करवाया जा सके? देखिए, ये कोई भी ऐसा चांस छोड़ते नहीं है जिसमें इनको वोट न मिले। कुछ भी करना पड़े वोट के लिए ये सब कुछ कर लेते हैं। क्या करेंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके दिल में पुलवामा जैसा ड्रामा दोबारा कर सकते हैं ये?
जी, मुझे मालूम नहीं ये पहली बार करेंगे, दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। इतना कह सकता हूँ कि वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सादिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने तफसीलन सुनी। अब हालात ये हैं कि भारत के अंदर जो मोदी की हुकूमत है वो तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो दर्द सर बनी हुई है। इवन जो लो कास्ट हिंदूज हैं वो उनसे परेशान है। हालात मणिपुर में बहुत ख़राब हैं, और जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जो जमहूरियत की दावेदार है ये भारतीय हुकूमत, ये जमहूरियत का सबसे बड़ा कत्ल कर रही है भारत के अंदर। किस तरह चीज़ें अनफोल्ड होती हैं अभी तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, पब्लिक सपोर्ट उनको मिल रही है। तो आने वाले इंतखाबात से कबल क्या मोदी जो है वो किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ लेते हैं, जो सदीक साहब ने भी कहा कि ये कुछ भी कर सकते हैं वोट्स लेने के लिए, या ऐसा कुछ नहीं होता? ये वक्त बताएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।